So, hello, good evening, everyone. Good evening. तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। और आज इंडिपेंडेंस डे है, तो ऑन द ओकेजन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे हम लोग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर है लोगों की वो डिस्कस करना चाहेंगे। हमारे क्वेश्चन अलम खान सर से कुछ लोगों ने किया है, तो वो हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आज इंडिपेंडेंस डे है, फ्रीडम का दिन है। आज के दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ था। तो वैसे ही जैसे कि हेनेमेंस अफोरिज्म 6 में लिखते हैं दी अनप्रिजुडिस्ड, तो वहां पर भी ये फ्रीडम मतलब कि एक फिक्स चीज की नहीं, एक आजादी की, फ्रीडम की बात की जाती है कि आदमी ऑब्स्टिनेट नहीं होना चाहिए, आजाद प्रिस्क्रिप्शन। तो हमारे जो प्रिस्क्राइबर जो होते हैं, बहुत से लोग जो किसी चीज पे फिक्स्ड होके जो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे द प्रिजुडिस वाले वर्ड को, और इसमें कहाँ हमारी फॉल्ट हो जाती है एज अ होम्योपैथ। आज हमारी आजादी 75 साल हो गए और 75 साल से बहुत सालों पहले ये प्रिजुडिस की बात सिर्फ हनीमन ने नहीं की थी। दूसरे जितने वाइस मैन लोग हैं, अक्लमंद लोग, समझदार लोग, सबों ने प्रिजुडिस की अहमियत समझी और उन लोगों ने हमेशा अनप्रिजुडिस रहने को बताया, उसका फायदा भी बताया। फ्रीडम, हर फ्रीडम का एक लिमिट होता है। अनलिमिटेड फ्रीडम जब होने लगता है आदमी का, तो थोड़ा वो भागने लगता है। हमारे इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो आपने सवाल किया है, कि हम अपने फ्रीडम को बहुत रैशनल रखें, अनप्रिजुडिस रखें। जो इन सबों का निचोड़ मैंने निकाल के रखा है, बड़ा सिंपल है और बड़ा इफेक्टिव है। हमारा जो फ्रीडम होना चाहिए, टू गिव लीस्ट इम्पोर्टेंट टू द डायग्नोसिस, मोर इम्पोर्टेंट टू द इंडिकेशन, ये हमारा फ्रीडम होना चाहिए। और यही विजडम होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हनीमैन ने इस्टेब्लिश किया। आज भी हम लोग का कभी कभी बेतुका आजादी जो होता है, फ्रीडम होता है, तो हम लोग गलत रास्ते से चल के अपने फ्रीडम का मिस यूज करते। यूज, जैसे आज मुझको बहुत अच्छा लगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, तिरंगा ही तिरंगा, ये ठीक है, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद ऐसी चीज देखने को मिली। लेकिन तिरंगा का एब्यूज नहीं होना चाहिए। फ्रीडम का मतलब है कि आप तिरंगा के सजिए, अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत, अपनी को इजहार करें। का ये मतलब नहीं कि गली कूचों में यही तिरंगा कल होके फेंका हुआ मिले। ये तिरंगा हमारे जो शहीद लोग होते हैं, इसी तिरंगे में लपेटे जाते हैं। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है तिरंगा का, एहतराम है तिरंगे का। हम कहेंगे खूब तिरंगा लगाओ, सब कुछ करो, लेकिन उसको बहुत एहतराम के साथ उस तिरंगे की इज्जत रखो। ऐसा नहीं हो कि किसी के पांव तले गिर जाए, सड़कों पर पड़ा हुआ मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये स्कोप ऑफ तिरंगा, ये लिमिट ऑफ तिरंगा है, ये सोच की बात होती है। तो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी हमको फ्रीडम दी गई है, लेकिन कुछ कुछ कॉर्नर के अंदर, कुछ उसूल के अंदर, इस उसूल को क्रॉस करने को अगर हम फ्रीडम समझते हैं, ये गलत है। होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग के अंदर भी कुछ 4 वॉल्स हैं, 4 दीवारी के अंदर प्रिस्क्राइबिंग की बात की गई। एक साथ 2-3 ड्रग मिला के नहीं देने को कहा गया है, ये फ्रीडम नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। हम लोग जो ये कोशिश करते हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन जो होते हैं, हमारा जो स्कोप है, हमारा जो फ्रीडम है टू सर्च इंडिकेशन एंड लिमिट ourselves with the diagnosis. Diagnosis to know about the disease is very important. For prescribing, it has got limit, not freedom. ये आज के हिसाब से हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रिस्क्राइबिंग के लिए फ्रीडम तो है, क्योंकि हमारी उसकी स्कोप भी है और उसकी लिमिटेशंस। वो हमारी होम्योपैथिक फिलॉसफी ने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छी तरह किताबों के जरिए हम लोगों को अवेयर किया है। और कोई दूसरा क्वेश्चन आपका? हाँ, एक क्वेश्चन और है। जैसे कि मैंने आपको भी देखा है कि बहुत दफा आप उस सिम्टम्स को और उस रेफरेंस को बहुत वैल्यू देते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत सारे किताब में पढ़ते हैं कि किसी दूसरे फिजिशियन का रेफरेंस उठा के दूसरे बुक, जैसे एलेंस की नोट में फॉर एग्जांपल एकोनाइट के बारे हैनेमन का जो एग्जांपल दिया हुआ है कि हैनेमन कहते हैं कि वेन एवर बी एकोनाइट चूजन होम्योपैथिकली, और फिर कैली काब में जैसे कि हैनेमन का रेफरेंस लिखा हुआ है कि सफरिंग फ्रॉम द नहीं अल्सरेशन ऑफ द नहीं, एक लंग्स। साथ इतना मत पूछो, एक एक करके अच्छा, पूछो, एक एक करके हम जवाब दे पहले। अच्छा, अच्छा। तो पहले जैसे कि पापा एकोनाइट में जैसे कि उसका कहता है, हैनेमन का रेफरेंस एलेंस की नोट आपके में जो एक दिया आदमी गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं, इफ यू हैव मेटेरिया मेडिका प्यूरा देन व्हाई वी रीड अदर मेटेरिया मेडिका। कौन साहब है पता नहीं नाम, If you have- इनको नोट करके रखोगे, इनका भी जी, जवाब दे दिया जाएगा। अभी हाँ, आपका सवाल क्या है? हाँ। जैसे कि पापा एलेंस की नोट में एक रेफरेंस उठा के हैनेमन का दिया गया। हैनेमन कहते हैं कि वेन एवर एकोनाइट इज चूजन होम्योपैथिकली, you must above all observe the moral symptom and be careful that is closely resemble them: the anguish of the mind and body, the restlessness, the the disquiet not to be allayed. ये एक और उसकी बाजी हनीमन ने, एलन ने मेंटल एंजाइटी की, वरी की बात, फेयर की बात कहती हूँ। जी, 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 ये जी। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा एरिया है जिसको कोट करके एलन ने प्रिस्क्राइबिंग को बहुत यूजफुल कर दिया, एक्वनाइट की प्रिस्क्राइबिंग। और हमारे गुरु डॉक्टर मुनिंदर साहब कभी कभी बहुत अच्छे से पूछते थे हम लोगों से, एक्वनाइट इज एक्यूट रेमेडी, कैन यू प्रिस्क्राइब इन chronic cases? Sulfur is a chronic remedy. Can you able to prescribe in acute cases? ये कुछ जमाने के लोग थे जहां ये लोग बहुत अच्छी तरह अपना ग्रिप रखते थे मेडिसिन के ऊपर। एकोनाइट की अहमियत, इंपॉर्टेंस फॉर एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग, नो डाउट,
चारों तरफ से सब लोग जानते, इस किताब में भरपूर भर के लिख दिया। लेकिन यहाँ पे दो सजेशन है। एक तो जो आपने सवाल पूछा, whenever a conite is chosen होम्योपैथिकली, देखो यहाँ चूजन है लेकिन होम्योपैथिकली होना चाहिए। चूजन होम्योपैथिकली का जो डिफिनेशन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सिमिलर। क्योंकि उस जमाने में बहुत सारे लोग एकोनाइट को सिर्फ विदाउट एनी रीजन एंड विदाउट एनी इंडिकेशंस they use for suppress the fever। और आज भी बहुत सारे जो होम्योपैथिकली स्पीकिंग जो सोचते हैं और होम्योपैथिक इंडिकेशन के बाहर ये जो फ्रीडम की बात है उस पे एकोनाइट का बड़ा मिस यूज होता है। हमने बहुत सारे लोगों में देखा है कि वो लोग एकोनाइट को हाइपरटेंशन के केसेस में यूज करते हैं विदाउट एनी इंडिकेशन। दैट इज नॉट होम्योपैथिकली। हनीमैन कहता है whenever aconite is chosen homeopathically according to the law of similars, according to the law of similia, according to the totality of the symptom, you must, आप हमेशा याद रखो, everything, sorry, you must above all observe the moral symptom। एकोनाइट के सिलसिले में मोरल सिम्टम को हनीमैन बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं प्रिस्क्राइबिंग। हमारे ग्रुप प्रिस्क्राइबिंग के लिए इंपॉर्टेंट देते हैं एकोनाइट को, even in chronic diseases, even in chronic cases, if you have got the moral symptom, then observe the moral symptom and that be careful that it closely resembles them. Closely resembles similia similibus. Similarity, closely resembles similarity. And अब सिम्टम कौन सा है? सिम्टम है the anguish of mind and the body। दूसरा है रेस्टलेसनेस, बेचैनी। रेस्टलेसनेस की बात जब आएगी तो यहाँ हम लोग बहुत करीब लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आर्सेनिक से। लेकिन आर्सेनिक में और एकोनाइट के रेस्टलेसनेस में बहुत फर्क है। दूसरा जो फैक्टर बोलते हैं लोग वो है द डिस्क्वाइट नॉट बी इलाज। इसमें आदमी रेस्टलेसनेस का होना, एंग्विश ऑफ माइंड मतलब बेचैनी, परेशानी, इसी को आप लेकर अगर आप आगे चले जाओगे, वहां बोलता है मेंटल एंजाइटी, वरी, फेयर। ये जितने जो मेंटल सिम्टम है, खास तौर से हम इसी के फर्स्ट पेज, इसी पेज के ऊपर में जाएंगे। काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसेस ऑफ फेयर, द लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फेयर। जिंदगी जो है खौफ से, डर से, एक नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले जिंदगी। ईश्वर हिज डिजीज विल प्रूव कटल। उसकी बीमारी जो भी है, सर्दी, इवन सर्दी जुकाम में भी वो ये सोचेगा अब हमारा मर जाना ही बेहतर है या मर जाएंगे, अब बचेंगे नहीं। प्रिडिकेट्स द डेज ही विल डाई, fear of death, especially during pregnancy। मुझको बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं जिसके अंदर एकोनाइट देने का मौका मिला है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट होती
दो तरह से ये सिम्टम डेवलप होता है। एक तो किसी, आप फ्रोजन 16 के फुटनोट में देख लीजिएगा, इसी तरह की सिमिलर बात हनीमन कहता है। 17 में इसी तरह की बात, मिलता जुलता बात है, तो जिसमें पेशेंट के माइंड के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, एक फाल्स बिलीफ का। कोई बड़ा आदमी, कोई बुजुर्ग आदमी, कोई पामिस्ट, कोई एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजिस्ट, ये लोग कह देते हैं कि ये बच्चा जो होगा इसमें मां मर जाएगी। दैट क्रिएट एंड हैव a serious frightening feeling in the patient। डर से यही हालत होती है। लाइफ इज rendered miserable by fear। जिंदगी जो है नाकाबिले जिंदगी हो जाता है, जीने के लायक नहीं रहता है इंसान। ऐसा भयानक तरीके का डर बैठा रहता है। एक ये तरीका। दूसरा, खुद से एक डर, एक खौफ डेवलप हो जाता है कि इस प्रेगनेंसी में मैंने फलाना को देखा था, वो मर गया था, मैंने उसके बारे में ये सुना है कि इस प्रेगनेंसी में बच्चा हुआ, मर गया। मुझको भी बहुत जगह ऐसा मौका मिला है, मैंने बात की है, या बच्चा मर गया या मां मर गई, या बच्चा मां दोनों मर गए। ये बहुत सारी उड़ती उड़ती जो खबरें होती हैं, जिसका कोई बेस नहीं होता, जिसकी कोई ओरिजिन नहीं होती। ऐसे केसेस में एक न्यूली मदर जो है वो परेशान हो जाती है, और उसको भी यही खौफ बैठ जाता है। एक नाइट इज सिंपल सोल्यूशन। सिंपल सोल्यूशन। आप सिर्फ इन केस में, आप अगर एक नाइट, तो पेशेंट कहे कि ये पहला महीना है, तीसरे महीने में हम मर जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता है। दूसरे महीने में मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, परसों मर जाएंगे। और ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कभी कभी पेशेंट को ये करना पड़ता, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। कभी कभी को किसी किसी पेशेंट में साइकेट्रिक हेल्प लेना पड़ता है। ये और भी आगे चल के बहुत खराब होता है। थैंक्स गॉड टू द प्रूवर ऑफ हनीमन, proving of Econite, those who claim that fear, especially during the time of the pregnancy, fear of death। तो ये मेंटल सिम्टम और जो घबराहट, बेचैनी, ये इतना परेशान कौन होता है। मुझको एक केस याद पड़ता है, डॉक्टर BN चक्रवर्ती साहब का। इसमें उन्होंने भी एकोनाइट 200 के 4 डोजेज दिए थे, सुबह शाम 2 दिन। वो टाइफाइड जो था मुद्दत से चल रहा था, जितना भी मेडिसिन दिया गया, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, वो ठीक नहीं हो रहा है। ओनली थिंग, डॉक्टर चक्रवर्ती साहब ने यही नोट किया, फेयर था, मरने का खौफ, डर। इस चीज को वो दिमाग में रखते हुए उन्होंने एकोनाइट 200 की 4 डोजेज सुबह शाम। एक क्रॉनिक केसेस, लॉन्ग लास्टिंग केसेस के अंदर एकोनाइट नहीं सोचते, लेकिन अगर मोरल सिम्टम रहे, मेंटल सिम्टम मिले, तो ऐसे केस में हम लोग जरूर प्रिस्क्राइब करते। सिम्टम का, जैसे इसमें कहा गया है, स्ट्रॉन्ग होना और सिमिलरिटी इक्वल लेवल में पेशेंट के फीलिंग के साथ होना। प्रूविंग एंड फीलिंग of the patient is going to meet together in a same intensity। I think Econite is one of the best remedial agent to improve the case, to cure the case, whatever may be the chronic in time।
ये जो हमको बहुत कभी कभी दुख भी महसूस होता है कि बहुत सारे लोग, और एक नाइट को तो चेहरे से पढ़ लिया जाता है, उसका खौफ खौफ झलकता रहता है। ये जो एक सिम्टम एलेन स्किनोट ने हनीमैन के रेफरेंस से दिया है, ये टेस्टेड भी है, मतलब प्रूविंग में इन लोगों ने देखा। हनीमैन जैसे आदमी ने इसके जरिए ट्रीट किया, एचसी एलन साहब ने इसको ट्रीट किया। नाउ वी हैव टू ट्रस्ट। मेरी अभी थोड़ी कोशिश चल रही है कुछ ऐसे ड्रग को सामने लाए जो प्रूव हो, मीन्स टेस्टेड हो, डिफरेंट एंगल से टेस्टेड हो। मैंने उस दिन बताया था टेस्टेड के बहुत सारे तरीके हैं। एक पॉइजनिंग से टेस्टेड हो, एक प्रूविंग से टेस्टेड हो, और एक टेस्टेड क्लिनिकल एक्सपीरियंस के तरीके। ये तीन टेस्टेड से अगर पेशेंट को सिम्टम मिलता है हम लोगों को, और एकोनाइट का मिलता है, ये किसी भी मेडिसिन का मिलता है, और हम लोग अपने ट्रीटमेंट बेस को री स्टैब्लिश करते हैं, यस वंडरफुल रिजल्ट हुआ, देन दैट सिम्टम, दैट मेडिसिन इज ट्रस्टेड सिम्टम। तो मेरी ये भी कोशिश चल रही है, मैंने उसका किताब का नाम भी रखा है, टेस्टेड ट्रीटेड एंड सॉरी टेस्टेड ट्रीटेड एंड ट्रस्टेड। इस बहुत सारे ऐसे सिम्टम को हम उसमें मेडिसिन को इंडिकेशन के साथ दे रहे हैं, लिख रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जैसे मुझको कामयाबी मिली है दुनिया के हर किसी आदमी को, एक्सेप्ट जैसे इन हनीमैन ने कहा होम्योपैथिकली होना चाहिए, होम्योपैथी से अलग नहीं होना चाहिए, सिर्फ सजेशन की बात नहीं होनी चाहिए, प्रूविंग की भी बात होनी चाहिए। तो यहाँ से सिम्टम क्लिनिकली कंफर्म अगर हो जाता है ट्रीटमेंट के जरिए, तो वो ट्रस्टेड सिम्टम हो जाता है। और मेरी अभी जो ये साहब ने इन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बात मुझे क्वेश्चन की उन्होंने, कि मेटेरिया मेडिका प्यूरा के होने की वजह के बावजूद हम लोग दूसरे मेटेरिया लिखने की जरूरत क्या पड़ी। मैं बहुत छोटा सा एक मिसाल देना चाहता हूँ। हर कपड़े के मिल में कपड़ा बनता है। गांधी जी भी कपड़ा पहनते थे, एक धोती थी और एक ऊपर से उसी का चादर टाइप का होता। ठीक इसी तरह मेटेरिया मेडिका प्यूरा जो है, बहुत क्रूड स्टेट में, बहुत सॉलिड स्टेट में हमारे पास है। हम उसको, जो जितने बड़े बड़े फिजिशियन आए उन्होंने अपने नॉलेज से, अपनी एक्सपीरियंस से इसको बहुत अच्छे से मुलायम कर दिया, एडेबल कर दिया, खाने पीने के लायक कर दिया। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन केंट का है। उन्होंने होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका के पूरे को, या कोई भी मेडिसिन, चाहे एलन सिंसेब्रोपेडिया हो या हेरिंग गार्डिंग, मोस्टली हेरिंग गार्डिंग को उन्होंने कवर किया, बहुत मुलायम कर दिया, एडिबल कर दिया, और आज हम लोग सब कोई खा पीते। मेटेरिया मेडिका प्यूरा के क्रूड होने का ही फायदा केंट ने उठाया, और क्वासी क्लिनिकल मटेरियल डेवलप करके उन्होंने एक मटेरियल का किताब लिख दिया। लेकिन जो जेन्युइनिटी मटेरियल मेडिका प्यूरा की है, वो किसी में भी नहीं। ठीक इसी तरह नैश ने पढ़ा, ठीक इसी तरह हेरिंग ने पढ़ा, ठीक इसी तरह एलन साहब ने पढ़ा, ठीक इसी तरह दुनिया के बहुत सारे फिजिशियन ने पढ़ा, समझा, यूज किया, इस्तेमाल किया, और बहुत आसान करके अपनी किताबों के जरिए हम लोगों को पेश कर दिया। यही फर्क है मेटेरिया मेडिका प्यूरा के लिए, और यही यूटिलिटी है जो पोस्ट हनीमैन स्टॉलवर्थ लोगों ने जो लिखा है, वो हमारे लिए बहुत
फायदे की बात लिखी। हम भी मटेरिया मेडिका प्यूरा मुद्दतों लग गया समझने में। बहुत सारे ऐसे टीचर थे जिनके पास हम जाके मिले, मटेरिया मेडिका प्यूरा पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट किया, हमको पढ़ा दिए, कैसे पढ़ा। लेकिन आई अश्योर यू एंड आई स्वेयर दैट मुझको कभी भी किसी के पास ऐसा सीखने का, समझने का मौका नहीं मिला। और इसी तरह घसते घसते मुद्दतों घसने के बाद मटेरिया मेडिका प्यूरा को थोड़ा सा समझने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला। अभी भी मटेरिया मेडिका मेरे लिए एक हार्ड नट है, लोहे की चना है, लेकिन हमारी कोशिश लगी हुई और उसको हम और मुलायम करके अपने प्रोफेशन के लोगों को दे रहे हैं, पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। तो ऐसे हालत में आहिस्ता आहिस्ता मटेरिया मेडिका प्यूरा जनरलाइज फॉर्म में हमारे प्रोफेशन में आ जाए। और आपका कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। आवाज आ रही है? है? आवाज आ रही है? आवाज सुनाई दे रही है? थोड़ा हल्का आ रहा, आवाज आ रहा है। अच्छा। जैसे कि मैं कह रहा था पापा कि अब हम लोग का 20 अगस्त से आपका सीरीज शुरू होने वाला है नक्स भूमिका के ऊपर। थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि अब जो पहले हम लोग एक स्पेसिफिक जगह जैसे कि इंडिया ही के लिए हम लोग करते थे, तो अब नया मैंने स्टार्ट किया है कि एशियन कंट्री जितनी भी है, आपका जो लेक्चर होगा वो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में रहेगा। तो एशियन कंट्री जितने भी है, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, ये सारे लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट वेबिनार हो रहा है जो 20 अगस्त से जो स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए उसमें जैसे कि आप नक्स भूमिका एज अ फीमेल कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ाएंगे। तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं पापा बहुत से बुक में, जैसे कि एन एम चौधरी हो गया, एलन स्किनोट हो गया, ये लोग सब कहते हैं जैसे पल्सटीला इग्नेशिया ये फीमेल रेमेडी में चला जाएगा, नक्स भूमिका जो है वो मैन में हो, मैन के लिए है। तो ऐसा एक रेमेडी को स्पेसिफाइड कर देना कि ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए है, और वो भी इतने बड़े बड़े राइटर का, तो इसमें हम क्या क्या अंडरस्टैंड करेंगे जैसे? बात क्या है, हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ समझाने की बात की। अच्छा। क्योंकि एग्नेशिया का जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो बहुत ज्यादातर वो सिम्टम औरतों ही में मिलता है। इसलिए उन्होंने लोगों ने ये बात कर दी। हम जैसे जो जाहिल गंवार लोग हैं, हम लोगों को ये एहसास हो गया ये मेडिसिन जो है ये औरतों की ही मेडिसिन है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उनके कहने का मतलब है आसान करने की बात। होम्योपैथिक की जो फिलोसफी को आसान करके, प्रिस्क्राइबिंग की आर्ट को आसान करके बताने के लिए उन लोगों ने किया। बात आई कि मेरे दिमाग में नक्सोमी का एज ए फीमेल रेमेडी क्यों आया, मैं क्यों इम्पोर्टेंट। इसके बाद मेरा दूसरा फीमेल के बाद दूसरा हमारी प्लानिंग है वो केली काप के बारे में। केली काप को हम सीपिया के जरिए, उसके बाद फिर सीपिया बोलेंगे। तो सबसे ज्यादा जो हम इम्प्रेस हुए हैं नक्सोमिका से, वो तो कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस। और हनीमन ने क्रॉनिक डिजीज में नक्सोमिका के प्रिस्क्राइबिंग की बात की है फीमेल केसेस। तो एक चीज दिमाग में रखें, जो हनीमन की जो फिलॉसफी जो है प्रिस्क्राइबिंग की, वो कुछ फिलॉसफी ऑफ प्रिस्क्राइबिंग ऑर्गेनाइन में दी गई है, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ क्रॉनिक डिजीज में दिया गया है। कुछ प्रिस्क्राइबिंग का आर्ट, हर इंट्रोडक्शन मेडिसिन के, मेटेरिया मेडिका प्यूरा और क्रॉनिक डिजीज में जो मेडिसिन है उसके इंट्रोडक्शन में भी कुछ कुछ बातें कही गई, सब छितरा हुआ है।
वो है इस मेडिसिन को कैसे यूज किया जाएगा। प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे एक बात बताए, क्योर क्योर हनीमैन ने ऑर्गेनन में लिख दिया, आइडियल क्योर की बात कर दिया फ्रोजन 2 में, लेकिन क्योर का डिफिनेशन वहां बिल्कुल मटेरियल में दिया ही नहीं, कहीं सॉरी ऑर्गेनन में कहीं दिया ही नहीं दिया। इसलिए हमारे बहुत सारे स्टॉलवर्ट्स, इवन स्टुअर्ट क्लोज, हर्बर्ट रॉबर्ट और बहुत सारे लोग, इन लोगों ने क्योर के डिफिनेशन को कोई ऑर्गेनन वाली बात डाल। हालांकि क्योर का डिफिनेशन हनीमैन ने मेटेरिया मेडिका प्यूरा में चाइना की थी। नक्स वोमिका के इंट्रोडक्टरी चैप्टर के अंदर दिया है। चाइना चाइना की, चाइना, सिंकोना सॉरी बार, सॉरी सिंकोना। सिंकोना बात सही। जी और जी। पॉलीक्रिस्ट का डिफिनेशन नक्स वोमिका के इंट्रोडक्शन में दिया। मेरे कहने का मतलब है कि हनीमैन को मुकम्मल समझने के लिए उसकी लाइफ हिस्ट्री से लेकर उसके जितने भी राइटिंग्स है सबको पढ़ने से तभी हम एक मुकम्मल व्यू, परफेक्ट व्यू ऑफ होम्योपैथी, आइदर आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग और साइंस ऑफ प्रिस्क्राइबिंग हमको मिलता है। अभी मैंने, ये हो सकता है कि 18 सितंबर को एक एसबीएल का सेमिनार मुझको बोलना है, जिसमें हम आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग पे बात करेंगे और वहां बताएंगे साइंस और आर्ट में क्या फर्क है। साइंस ऑफ प्रिस्क्राइबिंग जो है कितना इंपॉर्टेंस रखता है, आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग कितना इंपॉर्टेंस रखता है। आर्ट में कहाँ आर्ट रिपर्टरी में है, कहाँ साइंस रिपर्टरी में है। फैक्ट क्या है कि अभी जो हम लोग पढ़ने और समझने की बात करते हैं, खास तौर से हनीमैन्स की राइटिंग्स को, मेरे हिसाब से तो चारों तरफ से पढ़ना चाहिए। तो चाइना के चैप्टर में हनीमैन ने क्योर का डिफिनेशन दिया है और कहीं नहीं दिया। हमको आज तक क्योर का डिफिनेशन जितने पोस्ट हनीमैनियन रिसर्च थे कहीं किसी के पास नहीं मिला अब तक, जहां तक मेरी नॉलेज है। तो हम लोग चुप चुप के पढ़ते हैं, ये चुप के पढ़ने वाला होम्योपैथी नहीं है। कम से कम हर सब्जेक्ट, हर नॉलेज जो है, थॉरो नॉलेज चाहिए पढ़ने, वो होना चाहिए। तो आपने जो ये सवाल किया है, एक बार फिर सवाल पूछिए आपका दूसरा जो सवाल है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो करना है। नहीं नहीं, जो अभी जो दूसरा सवाल पूछे एक बार और बोलो। ये था पापा कि इग्नेशिया पल्साटिला को हाँ फीमेल हाँ मेडिसिन। हाँ, हाँ ठीक ठीक। तो इग्नेशिया और पल्साटिला को हेयरिंग ने बताया और लोगों ने भी बताया, लेकिन जो मेरा ख्याल है नक्सोमिका के लिए, ये एक इतना वंडरफुल एंड मैजिकल ड्रग है, स्पेशली फॉर यूजिंग फॉर वुमेन, जिसको हनीमैन ने डिस्क्लोज किया क्रॉनिक डिजीज में, का पूरा में नहीं किया। एक डिफरेंट पार्ट नक्सोमिका का उन्होंने दिखलाया इंट्रोडक्शन में, नक्सोमिका के इंट्रोडक्शन में, मेडिका प्यूरा के अंदर एक दूसरा फेस, एक ऐसा फेस जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग होती है। हमें लगता है कि नक्सोमिका में हनीमैन सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम एंड प्रिस्क्राइबिंग सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको कॉन्डेम करना शुरू कर दिया, इसलिए कि वो थॉरली हनीमैन को पढ़ नहीं पाए।
और अंदाजे में उसको कंडेम कर दिया। हनीमैन, मैंने बार बार कहा कि हनीमैन को समझने के लिए रिचर्ड हेल या दूसरे लोग जो हैं उसकी लाइफ, जिंदगी के बारे में जो बातें की, वहां से होकर मिटरिया मेडिका प्यूरा, क्रॉनिक डिजीज एंड लेसर राइटिंग, और बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स हैं जो उनके बारे में कुछ लिखे हैं। इन सबों को पढ़ने के बाद एक अच्छा आइडिया आता है हनीमैन किस सिलसिले में क्या बात करना चाहते हैं। इस दो एग्जाम्पल, एक क्योर का मैंने एग्जाम्पल दिया चाइना के चैप्टर में, और एक नक्सोमिका को हम बोल रहे हैं। नक्सोमिका का पॉलिटिक्स। एक्सप्रेशन हनीमैन ने, एक एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशनल को मैं उन्होंने वहां दिया अमेरिका प्यूरा में, और ब्यूटी ऑफ प्रिस्क्राइबिंग उन्होंने दी नक्सोमी की, स्पेशली फॉर द वुमेन। जैसे कि पल्साटिला के इंट्रोडक्शन में मेटेरिया मेडिका प्यूरा के अंदर हनीमैन ने फीमेल को, फीमेल पल्साटिला को बहुत अच्छे से एक्सपोज किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पल्साटिला हम लोग मेल को नहीं देखते, बहुत जगह देखते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले ही कह दिया था, हमेशा वी प्रेफर इंडिकेशंस, चाहे मेल हो या फीमेल। मैं बहुत जगह कैमोमिला, अभी मुझको एक याद था, एक टंग कैंसर का केस में मैंने कैमोमिला दिया था, और बहुत लाजवाब रिजल्ट हुआ था उससे। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग डायग्नोसिस के चक्कर में ना पड़े, चाहे किसी तरह का भी डायग्नोसिस हो, एज ए फीमेल डायग्नोसिस हो, मेल डायग्नोसिस हो, डिजीज डायग्नोसिस हो, डायबिटीज डायग्नोसिस, क्वेश्चन सिर्फ इंडिकेशन का होना। वी प्रेफर इंडिकेशन, वी रिक्वायर्ड इंडिकेशन फर्स्ट, डायग्नोसिस नेक्स्ट। ये हम लोग अपने दिमाग में बात बसा लें। मेरी पूरी कोशिश रहती है जी जान के कि किसी तरह भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि एक और मिसाल बताते हैं, एक्सरे, पोटेंटाइज एक्सरे, जो पहले तो इस पे लोग कोई बिलीव ही नहीं करते थे। अब जब बिलीव लिया तो उसमें सिर्फ एक्सरे ढूंढते थे, कहा एक्सरे का रिपीटेड एक्सपोजर है, हम इंडिकेशन ढूंढते। अभी कुछ केसेस मेरे ऐसे हैं जिसको मैंने इंडिकेशन के बेस के ऊपर, जिसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि इंडिकेशन एक्सरे का है, वट एवर मे बी द नेम ऑफ द डिजीज, मैंने दिया और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि मेरी इन बातों से बहुत अच्छी तरह लोग यूज करेंगे इसको, कि हम लोग सिर्फ मटेरिया में इंडिकेशन ढूंढो, पेशेंट में इंडिकेशन ढूंढो, दोनों को जज करो, इंटेंसिटी जज करो, गिव द मेडिसिन, रिजल्ट अच्छा होगा। और आपका कोई क्वेश्चन? हाँ। और यहाँ जो लोग क्वेश्चन कर और रहे हैं उनको भी दिमाग में रखिएगा। जी जी जी। और एक क्वेश्चन है। अरे आपको आप क्वेश्चन तो यहाँ घर में हमारे पास मिल जाएगा करने को, लेकिन ये बेचारे बाहर वाले लोग हैं। जी जी जी, बाहरी वाले का क्वेश्चन तो है पापा। हाँ, वो ये ध्यान। आपका एक बुक, आपका बुक है पॉलिटिक्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। उसमें जैसे कि आप कहते, डॉक्टर ड्राइसडेल कहते हैं कि द ग्रेटर द वैल्यू यस ऑफ सर। अ सिम्टम फॉर, हाँ, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ अ सिम्टम फॉर डायग्नोसिस, द लेस इट इज वैल्यू इन द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। बट डॉक्टर ज्ञान मुजुमदार सर कहते हैं कि सिम्टम अवे फ्रॉम द डिजीज लीड टू कॉन्कोमिटेंस एंड कॉन्कोमिटेंट लीड टू द चॉइस ऑफ रेमेडी। ये जो जसदत साहब वाली बात है मैंने दी है वो, उनका जी। भी कहना यही ठीक है कि डायग्नोस्टिक सिम्टम जो आपको मिलते हैं वो हम्म, बहुत लेस वैल्यू रखते हैं प्रिस्क्राइबिंग के। हम्म, वो डायग्नोसिस ही सिम्टम है, यहाँ आप इंडिकेशन नहीं मिलेगा, या मिलेगा बहुत रेयर मिलेगा। हम्म,
वो अवे फ्रॉम द डायग्नोसिस जो होता है सिम्टम, वो सिम्टम प्रिस्क्राइबिंग का होता है। जो डायग्नोसिस प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और दूसरी जो मॉडर्न किताबें हैं वो फेल हो जाती हैं एक्सप्लेन करने में। अरे ये क्या हो रहा है, अरे हटाओ छोड़ो, वो कोई काम करे, ये वाला देखो। तो दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द डायग्नोस्टिक सिम्टम फॉर डायग्नोज द डिजीज। Away from the diagnostic symptoms, they have got no such value as well as no importance at all, no knowledge at all. It is a homeopathic physician who has got a tremendous importance for the away from the disease. इसको मुजुमदार साहब ने बहुत आसानी से कहा, symptom for prescribing always away from the disease. जितना away होगा उतना ही कैरेक्टरिस्टिक होगा, जितना कैरेक्टरिस्टिक होगा उतना ही हनीमैन ने 153 में कैरेक्टरिस्टिक के 4 कैरेक्टर बताए। उस चारों के जरिए वो इस्टेब्लिश करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें फोर्थ वैल्यू है पेक्यूलियर का, फर्स्ट वैल्यू नहीं है पेक्यूलियर। तो हम लोगों को अवे फ्रॉम द डिजीज हमेशा, और ये आपने अच्छा सवाल किया है पॉलिटिक्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग से। जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग के अंदर मैंने बहुत जगह ऐसी ऐसी बातें दी हैं जो बहुत कम जगह पे मिलता है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम वही सिम्टम होता है जो अवे फ्रॉम द डिजीज होता है, लेकिन साइड बाय साइड ऑफ द डिजीज रहता है। कॉन्कॉमिटेंट की क्वालिटी क्या है, वो आपके डिजीज के साइड साइड चलेगा, बाजू से बाजू मिला के चलेगा, शोल्डर टू शोल्डर रहेगा, बट it has got no such direct relation with the disease. That symptom was first choice by Bonimerson when he is going to study materia medica or proving symptoms. तो बड़ा अजूबा लगा कि इसके साथ साथ ये सिम्टम क्यों चल रहा है, and the practice shows that this group of the symptom is very important for the making characteristic and characteristic for the totality of the symptom. और कोई सिम्टम को क्वेश्चन? हाँ, जैसे कि पापा इग्नेशिया का भी एक मेरा क्लासेस जो चल रहा है उसमें आपका जो लेक्चर था उसमें आप एक केस अफीफा बाजी, डॉक्टर अफीफा बाजी ने बताया कि एक पेशेंट था, हिस्टेरिकल कंडीशन में था, आपने दिखाया था कि हिस्टेरिकल कंडीशन है, ये देखो हिस्टीरिया इसको, तो आपने कोई मेडिसिन नहीं दिया था उसे, आपने कहा कि प्लासिबो दो। तो ऐसी ही बात आपके बुक में लिखी हुई है पॉलिटिक्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग में, जिसमें कि आप कहते हैं कि नो मेडिसिन, और उसमें आपने ऑर्गेनिन का हर अफोरिज्म का रेफरेंस दिया। जैसे कि एक बहुत है 7 पॉइंट है, जिसे एक मैं उसको चाहूंगा कि आप उसको डिस्कस कर दे। जैसे कि अफोरिज्म 16 का फुटनोट में 6th एडिशन, इन केस ऑफ इमेजिनरी डिजीज नो मेडिसिन इज रिक्वायर्ड। प्रॉब्लम क्या है, इसका जो मेन रूट अफरोजिम जो है वो है अफरोजिम 7। अच्छा, बहुत अच्छे से अगर आपको अफरोजिम 7 समझ में आ जाएगा, पहला 3 लाइन बस, तो आप कहाँ मेडिसिन देना है और कहाँ नहीं देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं यहाँ आपको, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो इचिंग होता है मेरा वो स्वेट से बढ़ जाता है, अगर स्वेट हटा दोगे तो इचिंग नहीं होगा, या स्वेट को धो दोगे तो, स्वेट को पोंछ दोगे तो इचिंग नहीं होगी। दैट इज a symptom where we are not going to depend.
मैं ऐसे सिम्टम बहुत जगह किताबों में है, लेकिन मैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये आपके बस में है, इसको आप रिमूव करते हैं। जो आपके बस में है उसको अगर आप रिमूवल करते हैं तो वहां मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। वहां टोटलिटी के लिए स्किन इरप्शन में या कोई भी, वहां टोटलिटी के लिए अवे फ्रॉम द स्किन जाना पड़ेगा। स्किन का सिम्टम कॉमन बात है, स्वेट एक इरिटेटिंग फैक्टर है, बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उससे तकलीफ बढ़ती है आपकी, हटा दो, पोछ दो। उसको टोटलिटी में इंक्लूड करना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। और एक गलत ट्रेडिशन को हम लोगों ने बहुत जगह उभार दिया ड्यू टू द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम हमेशा पैथोलॉजी डायग्नोसिस को सुनने के बाद हमेशा इस दिमाग में इस बात को रखते हैं कि पेशेंट किस चीज से वो अवॉइड कर देगा, सिर्फ अवॉइड कर देगा, उसका तबीयत ठीक हो जाएगी। नो मेडिसिन। ऐसे केसेस में हम लोग को मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेडिसिन कहाँ, जहाँ जितने मॉडलिटी हो, जहाँ जो भी तकलीफ हो, वहां जो सिम्टम परसिस्ट कर जाता है, किसी तरह भी हटाने से नहीं हटता है, that symptom should be included in the totality of the symptom. ये अफजम 7 का बहुत छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग हमने अपने जिंदगी में अपने बुजुर्गों से सीखने का मौका इसलिए मिला कि हम ऑर्गेनन पे मेरी ग्रिप बहुत अच्छी थी, और हमारे गुरु लोग जो थे वो भी ऑर्गेनन के साइड के लोग थे। बंगाल क्या है, बंगाल का प्रिस्क्राइबिंग बहुत कम साइंटिफिक है, बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक है, बिकॉज बंगाल गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनन, give the importance of the writings of Hahnemann, give the views of the Hahnemann। इसलिए बंगाल में ये चीज बहुत अच्छे से फैला होता है। दूसरा जो इलाका है जहाँ ये बहुत अच्छे से फ्लरिश किया वो साउथ का इलाका। साउथ के लोग भी जो कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से हमारे बुजुर्ग लोग जो पढ़ के गए हैं, उन्होंने इस ट्रेडिशन, बंगाल की इस ट्रेडिशन को मेंटेन करके रखा। महाराष्ट्र में भी कुछ लोग थे शुरू में, उन लोगों ने भी बड़ा इंपॉर्टेंस दिया ऑर्गेनन होम्योपैथिक फिलॉसफी को, आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। एक घराना डॉक्टर धाबले साहब का है, और जो कुछ थे वो घराने आस्ते आस्ते खत्म हो चुके थे। उसमें पारसी, कुछ पारसी लोग थे, मुजुमदार साहब कहा करते थे, कुछ पारसी लोग थे तो बहुत अच्छे प्रिस्क्राइबिंग जानते थे और ऑर्गेनिक के बिलीव करके वो लोग प्रिस्क्राइब किया करते। उसमें जो लास्ट नाम मैंने सुना वो सारा भाई कपाड़िया साहब का था। वो क्या पारसी थे या नहीं थे उसको पता नहीं। लास्ट आदमी जो मैंने देखा बहुत अच्छे से होम्योपैथिक को, ऑर्गेनिक को, वो कासाद साहब थे। उनसे थोड़ा पर्सनल अटैचमेंट था मेरा, और बहुत जगह सेमिनारों में एक ही रूम में चुके रहते थे तो वो कन्वर्शन बहुत होता था। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत सिंपल इंसान थे। कहने का मेरा मतलब है कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए ऑर्गेनन का जानना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनन के बिना प्रिस्क्राइबिंग मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। वहाँ इसमें कोई और भी बात पूछना चाहे? हाँ, जैसे कि पापा आप ये बात बोले कि जैसे कि प्रिस्क्राइबिंग में ऑर्गेनिन का पॉइंट हमेशा ऑर्गेनिन का साथ होना चाहिए। सॉरी बहुत सॉरी, दफा वो जैसे 16 नंबर की बात कर रहे थे, अफजम 16 की वो बात जी बोलना जी हम भूल गए। जी जी 16 में कहा गया है डिजीज इमेजिनरी का डिजीज। डेवलपमेंट इमेजिनरी अंडरस्टैंडिंग से है, इमेजिनेशन से। अब सोचो, इमेजिनेशन का कोई बेस नहीं होता।
जब इमेजिनेशन का कोई बेस नहीं होता है तो उसको आइदर प्लासिबो और इमेजिनेशन के ही जरिए ट्रीटमेंट करो। दैट इज सिमिलिया। इमेजिनेशन शुड बी ट्रीटेड विद इमेजिनेशन। ऐसे केसेस मिले हैं 16-17 के में, कुछ कुछ केसेस ऐसे मिले हैं इसमें इमेजिनेशन की बात थी किसी में। अब हम बच्चा अगर होगा मुझको तो हम मर जाएंगे। इसको जब ये बात खराब हो जाता है आदमी का और फेयर ही इंपॉर्टेंस हो जाता है तो हम लोग को नहीं। और जहां पर कोई ख्वाब मैंने देख लिया, बहुत डिटेल में बाद में बोलेंगे, तो शॉर्ट बोल दीजिए। ख्वाब मैंने देख लिया, किसी पामिस्ट ने कुछ कह दिया, ये सब इमेजिनेशन की बात है। आप उसको अपने पावर ऑफ इमेजिनेशन के जरिए उसको काउंटर कीजिए प्लासिबो के साथ। ये हनीमैन, इसलिए हनीमैन की किताब जो है ऑर्गेनन, आपने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया है इसमें कि वेयर वी प्रिस्क्राइब मेडिसिन वेयर वी हैंड्स ऑफ द, हाथ उठा देंगे, हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे, प्लासिबो दे सकते। ये इसलिए ऑर्गेनन जो है एक आर्टिस्टिक बुक है। ऑर्गेनन का नाम भी ऑर्गेनन द आर्ट ऑफ द हीलिंग। इसमें आर्ट की बात कही गई है। आर्ट में एक रैंडम बात नहीं होती है। आर्ट हमेशा जो है वो रियलिटी को फेस करता है, एक्सेप्ट रियलिटी। इसलिए हनीमैन, हमारी वो किताब पढ़ जो लोग आपने पढ़ा है उसे बहुत अच्छे से मैंने दिया है। और एक बार मुझको मिलेगा तो और कुछ और केसेस जो अपने जिंदगी में अब तक मैंने सॉल्व किए हैं, वेयर इज द नो क्वेश्चन ऑफ मेडिसिन एंड द ब्यूटी and rationality of prescribing, which disclosed by Hahnemann. मैंने बहुत सारी किताबें ऐसी पढ़ी हैं, होम्योपैथी भी, जहाँ सब कोई प्रिस्क्राइबिंग की बात करते हैं, कहीं कोई नहीं कहता कि हैंड्स ऑफ, अब हम प्रिस्क्राइबिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ प्लासिबो दे सकते, या इमेजिनेशन है तो इमेजिनेशन के जरिए, या कोई फॉल्स बिलीफ है तो उसको फॉल्स बिलीफ के जरिए ट्रीट करते हैं। ये हनीमैन की एक ऐसी ब्यूटी है ऑर्गेनन के अंदर। मैं जब ऑर्गेनन में एग्जामिनेशन लेने जाता हूँ तो उसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट्स टॉप मार्क्स अगर देना है मुझको, ये सवाल जरूर पूछता, वेयर हनीमैन से नो मेडिसिन, और है what should be included in totality of the symptom, what should not included in the totality of the symptom। ये अफरोजन 7 की बात है। हम लोगों को पता ही नहीं है कि अपने टोटलिटी में क्या लेंगे। जैसे अगर वे स्वेट्स ले लेते हैं, अगर स्वेट हटा देंगे हम तो, अगर स्वेट पोंछ देंगे तो, अगर एयर कंडीशन में बैठा देंगे तो स्वेट्स का इंपॉर्टेंट खत्म। हमें वो सिम्टम कंसीडर करना है जिसके रहने से ही और नहीं रहने से ही पेशेंट के ऊपर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिकेशन इंडिकेशन रहेगा। और यही बात आप अफरोजन 7 में हनीमैन ने कहा। और कोई आपका कुछ, या इसमें कुछ बच गया तो इसका तो है पापा, बहुत ही है। तो फिर इससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि आप कहते हैं कि प्ले विथ प्लासिबो, और हाँ, तो फिर मैंने आप प्लासिबो में, इसमें क्वेश्चन है कि मतलब किस केसेस में और किस टाइम में हम प्लासिबो को खेल सकते हैं प्लासिबो के साथ। और दूसरा कि मैंने बहुत दफा आपको बहुत केसेस में देखा है कि 6 महीना, 6 मंथ, 1 ईयर, एक एक साल तक आप प्लासिबो दे के छोड़ के रखते हैं। जैसे कि एक केस था आपका, उसको लेफ्ट साइडेड
टंग के नीचे ट्यूमर डेवलप हुआ था, तो बहुत डर गया था, उसको कैंसर का डर था कि उसके फैमिली हिस्ट्री में भी कैंसर था उसके फादर को। तो आपने उसे थूजा 201 डोज दिया था और उसके बाद आपने पीएल दिया था। फिर जब वो आता था उसके आस्ते आस्ते वो डिक्रीज होता रहता था। आपने उसको कंटिन्यू 1 साल 2 महीना या 3 महीना तक आपने सिर्फ प्लासिबो दिया। तो ये और हाँ वो हम ये बोलना चाहते थे कि जी जहां मेडिसिन एक्ट करता है, एज ए फिजिशियन आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मेडिसिन इज गोइंग टू बी एक्टेड। जब एक बार एक्ट करना शुरू हो जाता है तो नो मेडिसिन, ये भी एक नो मेडिसिन का स्कोप है। वो शायद मैंने उस किताब में नहीं लिखा था। जी When the patient has got improvement with your single dose और 2-3 डोज के अंदर, आप हमेशा प्ले विद द प्लाज्मा। एक ये इमेजिनेशन के केसेस, ये फॉल्स बिलीफ के केसेस में भी हम प्लासिबो, लेकिन जहाँ पेशेंट इम्प्रूव करने ये तो आप तो ये साल 12 महीना 14-16 महीना की बात कर रहे हैं आप। एक आदमी एक केस था मुझको याद पड़ा, मैंने 3 साल प्लस 200 बेसिलाइनम दिया था स्ट्रक्चर ऑफ यूरिथ्रा में। हाँ हाँ आज भी वो पेशेंट आता है, गया से आता है, सिर्फ 1 सिंगल डोज ऑफ द बेसिलिन 200। उसके बाद इम्प्रूवमेंट होता रहा, काफी टाइम लगा। मैं प्लास्टिक उसके बाद वो पेशेंट ठीक हो गया, चला गया। फिर बाद में अपनी दूसरी तकलीफ वकलीफ के लिए पेट खराब हो गया ये, तो अभी भी बेचारा आता है और दवा लेके जाता है। कहने का मेरा मतलब है जो बेस्ट पॉलिसी ऑफ प्रिस्क्राइबिंग प्लासिबो, व्हेन यू फाइंड योर इंडिकेटेड रेमेडी वर्क करते वक्त मेडिसिन काम कर रहा, उसके ऊपर अगर आप ओवरडोज देंगे, यू एक्सपायर द केस। और मैंने आज के जमाने में बहुत सारे केसेस मेरे पास आए जिसपे लोगों ने ये कहा कि बहुत फायदा हुआ उनकी दवा से, उसके बाद नहीं हुआ। देखा तो बार बार उसी मेडिसिन को रिपीट किया गया, हौच पौच हो गया केस। एक बात बताएं आपको, एक केस के जरिए बताएं। जो टिपिकल आर्सेनिक का बच्चा होता है ना, वो गंदे बिस्तर पे, मुड़े चुड़े बिस्तर पे, या रूम थोड़ा गंदा हो, मत अप टू डेट नहीं हो, कभी नींद नहीं आएगी। बहुत अर्ली स्टेज की बात है कि पेशेंट लेके अपने छोटे बच्चे को लेके आई थी, उसकी मदर होती है, मेरे बच्चे को नींद नहीं आता, रात भर बैठा रहता है। मैंने ऊपर सबसे पहले यही सवाल पूछा था, आपके रूम, बोले थोड़ा वो घर की नौकरानी उकरानी कभी ठीक से सफाई नहीं करती, ऐसा है वैसा है। तो बात समझ में आ गई। तो मैंने वही, चादर अगर मुचड़ा हुआ हो, रिंकल्ड हो, तो तुम क्या करते हो? उस बच्चे ने बताया, तो हम पहले उसको ठीक करते हैं, उससे मुझको देखा नहीं जाता। ठीक इसी तरह होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग में भी जो अच्छे प्रिस्क्राइबर हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं मेंटेनिंग फैक्टर को हटा देने की। अच्छे प्रिस्क्राइबिंग मेंटेनिंग फैक्टर को हटाने के बाद जो रिमेनिंग फैक्टर बचता है, that is the totality of the symptom. You believe on that totality, you prescribe on that totality. तो ये जो आपका सवाल है ना, इस केस में भी ऐसे ही कि जब मेडिसिन एक्ट करने लगता है, यू प्ले विद द प्लासिबो, और प्लासिबो के प्ले से ही वंडरफुल रिजल्ट होता है। मुझको एक केस और याद पड़ा अभी, मैंने CPR 3 दिया था, NIH की OPD में वो पेशेंट आया था और यहाँ उसको किलोइड था, बहुत बड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक किलोइड था। And the patient is typical CPR. Pathology is a general pathology, और उसकी इंडिकेशन में मुझको CPI मिला। मैंने क्या देखा, इंडिफरेंस टू द लव वन। मुझको जब उसकी बीवी आके कुछ इसके बारे में सिम्टम बताती थी, वो चुपचाप सुनता था, बोलता कुछ भी नहीं था,
और ना बीवी की तरफ ऐसे मुड़ के देखता था, वो अलग बोल रही है, ये अलग बोल रहा है। यस। तो मैंने उनकी मिसेज से पूछा कि जो आप इंडिकेशन बोल रही हैं, बोले हाँ हम तो नोट करते रहते हैं, हमेशा नोट करते रहते हैं इनका। ये बोलने के बावजूद भी वो पेशेंट चेहरा जरा सा भी ऐसा मुड़ के अपने, दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टिपिकल सीप या बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज को भी झूठ नहीं बोलता है। जबान में आदमी झूठ मिला के बोल देगा, बॉडी लैंग्वेज झूठ नहीं बोलता है। और जो झूठ नहीं बोलता है वही रियलिटी है, वही प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम। एंड आई चूज CPR 3। CPR 3 के भी मेरे बहुत, नक्रोमिका 3 के भी बहुत सारे अच्छे केसेस है। और इस केस में हमने वही किया, देके प्लासिबो देना शुरू किया। तो 3 साल के करीब या था। उसके बाद मैंने फिर 6 दिया था। तो प्ले ऑफ द प्लासिबो, आपका जितना कॉन्फिडेंट एंड कमांड ऑर्गेनिन पे होगा, वो मेटेरिया मेडिका पे, आप बहुत अच्छा प्रिस्क्राइबिंग कर सकते हो और वेट एंड वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नहीं, और पापा कि मैंने ये भी देखा कि बहुत दफा पेशेंट, आप मेडिसिन दे दिए जैसे कि 200 या कुछ भी, तो बहुत दफा पेशेंट आके ये कंप्लेन भी करता है कि तकलीफ बढ़ी हुई है, ऐसा है, मेरा सारा तकलीफ में इंक्रीज हो गया। उस पे बाद भी आप प्लासिबो देते, जैसे कि हम लोग अगर जैसे कि डर जाएंगे कि अरे प्रॉब्लम हो गया तो मेडिसिन चेंज कर देते हैं, या फिर पावर बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। लेकिन आपका देखिए पेशेंट आके बहुत कंप्लेन कर रहा है कि हाँ ऐसा बढ़ा, आप फिर भी बोलते हैं ओ दे दो। फिर अगर मंथ आता है वो तो बोलता है बहुत रिलीफ है। तो इस तो चीज को। मेरा कॉन्फिडेंस है मेरे प्रिस्क्राइबिंग के ऊपर। हम बात वो जो हम बात बोल रहे थे, टेस्टेड, ट्रीटेड एंड सबसे बड़ी बात ट्रस्टेड। जो जिस टाइम जो सिम्टम हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो प्रूविंग टेस्टेड है। हनीमैन एंड पोस्ट हनीमैनियन स्टॉलवर्ट यूज इन द क्लिनिकल bedside, the post Hahnemann and post Hahnemannian stalwarts। एंड लास्ट, ये सिम्टम इतना ट्रस्टेड हो गया है कि आप 1000 कह दो, हम आपको झूठी समझेंगे। एंड आई सिट ऑन माई रेमेडी। ये जो वर्ड यूज करते हैं कभी, सिट ऑन द रेमेडी, ये मुजुमदार साहब की बात है। और वो मेटेरिया पढ़ने को बोलते थे, रीड बिटवीन द लाइन्स। तो उनकी आरजू, उनकी टीचिंग, उनका आशीर्वाद आज तक मेरे ऊपर मालिक बना के रखे। और उनकी जो दिया है आर्ट की, प्रिस्क्राइबिंग की, वो मेरे हाथ में भी जलता रहे, उसकी लाइट बिखरती रही। सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि आपका कितना कॉन्फिडेंस है जिस मेडिसिन को और जिस इंडिकेशन को आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस की बात है। और जितने लोग हमारे इस कॉन्फिडेंस में आते हैं, जब तक पेशेंट ये कहता है कि मुझको तकलीफ है, तो सबसे पहले देखते उसका चेहरा कैसा है। चेहरा बहुत खुशगवार है, मुंह में तकलीफ है, प्लासिबो, प्लासिबो के सिवा और कुछ। और मेरे बहुत सारे केसेस के अंदर हमने ये देखा है कि बाद में पेशेंट फिर कहता कि हाँ इस दवा से बहुत फायदा हुआ। एक केस मुझको याद पड़ता है मुजुमदार साहब का। मुजुमदार साहब, एक पेशेंट आया, हम लोगों ने देखा, और देखने के बाद मुजुमदार साहब को जो मेडिसिन देना था उन्होंने दे दिया। मैंने अलग से 2 ड्राम फाइल में गोली दे दिया, प्लासिबो था। उस प्लासिबो का नाम मैंने रखा BGM 6। बी से ब्लेसिंग, फ्रॉम ज्ञान मजूमदार, BGM। अच्छा, वो पेशेंट चला के साथ बॉम्बे वॉम्बे कहीं कहीं का था। 1 महीने के बाद उसका एक टेलीग्राम आता है। उस जमाने में ये
इतना बहुत ज्यादा टेलीफोन यूजिंग की बात भी नहीं चलती थी। टेलीफोन लोग टाइम से उठाया करते थे। और मजूमदार साहब क्या कि टेलीफोन जो भी होता था वो हम ही देखते थे और कोई देखता नहीं था। तो उसने टेलीग्राम, योर BGM 6 वर्क मैजिकली, वो टेलीग्राम भेज दिया। मजूमदार साहब को, हम थे नहीं, मजूमदार साहब को मिला, तो चुपचाप रख ली। जब हम आए तो हमसे पूछे, बेटा बस बंगला में पूछे, ये क्या कर रहे हो, क्या करते हो तुम? हम लोग को मेडिसिन में से कोई BGM नहीं है। और ये बोल रहा मैजिकली। मैंने बताया कि सर ऐसा है, इसको देना था प्लासिबो। ये बहुत ज्यादा पंडित आदमी है, वहां के डॉक्टर लोग भी सब समझते होंगे। तो मैंने आपके नाम का आशीर्वाद लेके मैंने BGM मीन्स ब्लेसिंग फ्रॉम ज्ञान विमला 6 करके मैंने लिख लिया। और मालिक ने मेरी इज्जत भी रख ली, आपके नाम की भी इज्जत रख ली। तो बहुत जोर हंसे। हंसने के बाद बोले कि देखो, ये ठीक किया तुमने, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वो जब मेडिसिन खाया तो अग्रवेट किया, ये हमको पता था। नहीं करता तो ठीक रहता, अग्रवेट करता तो वहां क्या मेडिसिन देते हैं। इसे मैंने BGM दे दिया, मतलब प्लासिबो दे दिया। आप लोग भी अपने अपने लाइफ में प्लासिबो का जुडिशियस 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 यूज जरूर कीजिए आप। और मैंने किया और मुझको सक्सेस मिला। बहुत सारे केसेस में जहां मुझको पता चल जाता है एग्रीवेशन का थोड़ा डर है, प्लासिबो ज्यादा दे दीजिए। और जहां ठीक है, बाहर प्लासिबो भेजोगे तो वो कहीं बात खुल जाएगी। ये प्लासिबो को कम से कम अपने पास से ही दे तो ज्यादा अच्छा। वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है वो हनीमैन की पॉलिसी है। हनीमैन एक वॉट के केस में जिसको वो कॉन्डाइडामीटर करके यूज करते हैं, कैमोमिला दिया था उन्हें। उसके बाद प्लासिबो। तो ये सब बातें हम लोग को अपने स्टॉलवर्ड से, अपने बुजुर्गों से सीखने को मिलता है। मेरा फर्म बिलीव होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। आजकल के बहुत सारे स्टूडेंट लोग आते हैं, मैंने देखा, उनका अपने गुरु पर फर्म बिलीव नहीं रहता है। वो सिर्फ वो लोग आते हैं खाली बस नोट कर रहे हैं। डिवोशन का लेवल बहुत कम है। इसीलिए जो ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी है वो उनके हाथ से मुमकिन नहीं होता। और आपका कुछ? अ, एक लास्ट क्वेश्चन है पापा। वो भी आपके बुक से है, पॉलिटिक्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग से। उसमें लिखा हुआ है कि फ्यू हेनेमन स्पेसिफिक मेडिसिन। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हेनेमन कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देना चाहिए, तो हेनेमन किस किस केसेस में और किस टाइम के लिए स्पेसिफिक रेमेडी को देने की बातें की है? हनीमैन की स्पेसिफिक, बेसिक स्पेसिफिक मेडिसिन क्या है? वो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। उस पर कोई भी मेडिसिन आ जाए वो उसका स्पेसिफिक मेडिसिन है। बट हिज लेटर स्टेज ऑफ हिज लाइफ, हिज एक्सपीरियंस शोज, especially in a case of the venereal diseases, venereal diseases के अंदर उन्होंने 6th एडिशन में कहा, जब डिजीज माइसम प्राइमरी स्टेज में अगर रहता है, वहां अगर सोरिक माइसम है तो उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया, सल्फर ही देना पड़ेगा, अपनी पंडिताई नहीं करनी पड़ेगी, अपना टोटलिटी नहीं करना पड़ेगा। और जहां सिफिलिस है वहां बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ द मरकरी देना पड़ेगा और कहीं कुछ देना नहीं। और साइकोसिस है, उन्होंने थूजा की बात की, और सम रेयर केसेस के अंदर कॉम्प्लीमेंटेड बाय नाइट्रिक एसिड। यहाँ उन्होंने स्पेसिफिक फिक्स कर दिया, यही देना पड़ेगा। अगर दीजिएगा तो ठीक है, नहीं दीजिएगा तो आपका केस खराब हो जाएगा। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एक्सपीरियंस। Honeyman's vast experience in his later life
regarding the importance of specific materials related to the primary stage of the mind. बस ये बात कही। तो हनीमैन के पूरी तरह अगर मुकम्मल तरफ से आप पढ़ेंगे तो आपको हर जगह प्रूफ मिल जाएगा प्रिस्क्राइबिंग। ऑर्गेनन इज अ फुल ऑफ आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। बहुत ठीक से बहुत समझ के आप लोग ऑर्गेनन पढ़ोगे ना तो आपकी प्रिस्क्राइबिंग में भी वो आर्टिस्टिक ह्यू आ जाएगा। ये आर्टिस्टिक व्यू जो होता है ये बड़ा मतलब लाजवाब व्यू होता है। और कोई क्वेश्चन है आपके? नहीं पापा, बस वो क्वेश्चन था। थैंक्स। we are enjoying the dependent days। मालिक हम लोग को अपने आप पे डिपेंड करना सिखाए, अपने वतन पे डिपेंड करना सिखाए, और हमारी आज़ादी, जिन बुजुर्गों ने आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है, आज हम उनको श्रद्धांजलि करें। उनका डिवोशन, उनकी कुर्बानी आज हम लोग के हाथ में आज़ाद है, और आज़ादी की लज्जत वही इंसान समझ सकता है जो कभी गुलाम रहा हो। बहुत सालों तक हम लोग गुलाम रहे और आज आज़ाद है। मालिक हमारी आज़ादी को बना के रखे। इन लोगों में कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? नहीं, एक का पापा क्वेश्चन था कि फीवर में हम लोग होम्योपैथिक रेमेडी को कैसे ये देंगे, क्या रोल है होम्योपैथिक मेडिसिन का फीवर के केसेस में? वो उस दिन आपने डॉक्टर पंकज अग्रवाल का केस, पंकज अग्रवाल को बुलवाया था ना फीवर में हाँ कैसे हाँ, प्रैक्टिस करते हैं, वो जी बोल दो जी जी, उनको रेफरेंस देंगे। और हाँ फीवर के वो लिए मेरे, हाँ एक्यूट सिम्टम नोट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात एक्यूट सिम्टम, जो बिल्कुल सतह के ऊपर सिम्टम होता है, सरफेस के ऊपर सिम्टम होता है, जिसके अंदर बहुत इंटेंसिटी होती है, बस वही सिम्टम कंसीडर करना चाहिए और कुछ नहीं। बस। और ठीक है, थैंक यू, जी जी, थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर थैंक। डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे। मालिक हम लोग को अब किसी का डिपेंडेंट ना बनाए। थैंक यू। और जो जो लोग आज का ये सेशन देखे और जो लोग आगे नक्श भूमिका के क्लासेस एलएम खान सर की जो वेबिनार होने वाली है 20 अगस्त से, जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरे स्टोरी में, मेरे पोस्ट में सारा डिटेल्स दिया हुआ है। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ये और भी बाहर के, जो इंडिया के नहीं है, जो बाहर के पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह यहाँ के भी है, वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।